Hello students, today's topic is quota sampling. In this method, the population is divided into different groups or classes according to different characteristics of the population. So होता क्या है कि कुछ जो ओवरऑल यूनिवर्स की जो पॉपुलेशन होती है उसको फिक्स तरीके से कैटेगराइज किया जाता है और उन कैटेगरीज में से या फिर उन क्लासेस में से एक फ़िक्स रेट में सैम्पलिंग के लिए डेटा को सेलेक्ट किया जाता है। इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर्स का डिसीजन एकदम फ्री होता है। वो फिक्स नंबर्स या फिक्स आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं हर क्लास इंटरवल या हर क्लास या हर ग्रुप से अपने एक सैम्पल को फ्रेम करने के लिए। और ये जो सैम्पलिंग है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं पर्सनल बायास होने के, यानी कि पर्सनल यानी इंडिविजुअली भेदभाव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से जो डिसीजन होता है वो कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंड करता है। इसी सीरीज़ में हमारा जो अगला मेथड ऑफ सैम्पलिंग है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज़ डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस। तो यानी कि पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि जो मेथड है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर पर। उसको जिसमें ज़्यादा बेहतर सहूलत होती है, जिसमें ज़्यादा वो कन्वीनियंट होता है, उस मेथड को वो सेलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी क्लास का होमवर्क अगर किसी टीचर को करना है तो वो पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का होमवर्क ना चेक करके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता है और उनका होमवर्क चेक करता है, जिससे कि उनका टाइम भी बचता है और साथ ही बेहतर आउटकम भी हमें मिल पाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ reliability of sampling data. So the reliability of the sampling data means that the characteristics of the universe are fully represented by the sample. It depends mainly on the following factors. The first one is size of the sample, second one is method of sampling, and the third one is bias of correspondence and enumerator, and the fourth one is ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर। सो हम सैम्पलिंग डेटा जो हम कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी को हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि साइज़ ऑफ सैम्पल, यानी कि हम पहले यूनिवर्स को देखें कि उसका साइज़ क्या है और उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग हम सैम्पल्स को कलेक्ट करें। यानी जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हम पिक कर रहे हैं सैम्पलिंग के लिए उन्हें हमें ध्यान में रखना होगा यूनिवर्स के साइज़ के अकॉर्डिंग। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 लाख का हमारा यूनिवर्स का जो नंबर है वो 1 लाख है, तो उसमें से हमें 2 या 3 सैम्पल्स कलेक्ट करके हमें रिलेबिलिटी नहीं मिल सकती है, हमें कुछ ज़्यादा सैम्पल्स वहाँ से कलेक्ट करने होंगे। उसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि हमने जो 6 जो मेथड्स पढ़े हैं उनमें से कोई एक सूटेबल मेथड को हमें अप्लाई करना होता है हमारे यूनिवर्स के डेटा पर, तभी हमें एक बेहतर आउटकम निकल कर मिल पाता है। थर्ड वन है बायस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एंड एन्यूमरेटर, यानी कि पर्सनल बायस ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस एंड एन्यूमरेटर शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, अदरवाइज रिलेबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डेटा इज बोर्न टू सफ़र। यानी कि यहाँ पे कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी बायस हैं, जो भेदभाव हैं, वो कम से कम हमारे डेटा से, हमारे सैम्पलिंग मेथड से दूर रखे जाएँ। और जितना ज़्यादा भेदभाव या जितने ज़्यादा बायस हमारे सैम्पलिंग से दूर रहेंगे उतना ही हमारा जो आउटकम निकल कर आएगा वो ज़्यादा भरोसेमंद होगा। थर्ड वन है, इसके बाद हमारा आता है लास्ट है ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स, यानी जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं उनको टाइम टू टाइम कितनी ट्रेनिंग दी जा रही है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा वो लोग ट्रेंड होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो डेटा सैम्पलिंग डेटा आएगा वो निकल करके वो ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा भरोसेमंद होगा। इसी चैप्टर का जो अगला हेडिंग है वो है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड अ कंपैरेटिव लुक। सो कंपैरेटिव लुक के लिए हमारे पास हमने दोनों ही मेथड्स को पढ़ दिया है। हम सेंसस मेथड को भी पढ़ चुके हैं, सैम्पलिंग मेथड्स के जो 6 मेथड्स थे हमने उनको भी स्टडी कर लिया है। नाउ वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है कवरेज। इन द सेंसस technique, an investigator collects information relating to all the items in the population, यानी कि जितना हमारा यूनिवर्स है उसकी हर पॉपुलेशन यानी कि हर आइटम की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कलेक्ट करनी पड़ती है। दूसरा जो चीज़ है सूटेबिलिटी, तो सेंसस मेथड इज़ सूटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ रिलेटिवली स्मॉल, जब छोटा हो, यानी कि सेंसस में क्योंकि हमें हर इंडिविजुअल की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें कलेक्ट करनी पड़ती है, तो इसलिए जब सेंसस मेथड जब ज़्यादा सूटेबल हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन का जो क्राइटेरिया है या जो एरिया है वो छोटा हो।
On the other hand, when the area of investigation is large, it is the sampling method which is generally used. यानी अगर हमारे यूनिवर्स का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है तो हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन है एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी के लिए सैम्पलिंग मेथड की जो डेटा होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ सैम्पलिंग मेथड. और फोर्थ इसमें हम अगर पढ़ें तो वो है कॉस्ट. तो इसे हम जो हमने अभी तक स्टडी की है दोनों ही मेथड्स को हम बता सकते हैं कि सैम्पलिंग मेथड जो है वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है इन द कंपैरिजन ऑफ सेंसस मेथड. यानी सेंसस में हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है हमें, क्योंकि एन्यूमरेटर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, 1 by 1 डेटा कलेक्ट करना पड़ता है जितने भी पॉपुलेशन हैं उनके सारे आइटम्स का, जबकि कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है. जबकि सैम्पलिंग मेथड में हमें सभी आइटम्स को स्टडी नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए जो इसकी कॉस्ट होती है सैम्पलिंग मेथड की वो कम होती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम. सैम्पल मेथड इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द सेंसस मेथड. और उसके बाद हम देखते हैं ये अगला है नेचर ऑफ आइटम्स. सो सेंसस मेथड इज़ पर्टिकुलरली suitable when the items in the population have diverse characteristics. On the other hand, sample method is suitable when items in the population are homogeneous. And the last point is verification. So verification करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं उसके लिए. तो सेंसस मेथड में वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि सेंसस मेथड में हर इंडिविजुअल के पास जाना होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, उनको स्टडी करना होता है. जबकि सैम्पलिंग मेथड में से हम कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं. जो पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं वो अपने पूरी यूनिवर्स को, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसमें हम कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सैम्पलिंग मेथड ईजियर भी है और चीपर भी है. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज स्टैटिस्टिकल एरर्स. इन एरर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. द फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग एरर्स एंड द सेकंड वन इज नॉन सैम्पलिंग एरर्स. सो सैम्पलिंग एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जो सैम्पल लेने के बाद ओक्योर करती हैं, यानी कि ऐसी एरर्स जो सैम्पलिंग की वजह से जनरेट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 50 स्टूडेंट्स का एक क्लास है और हमें देखना है कि उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो साइंस में अच्छे हैं, साइंस में जो ब्रिलियंट हैं. तो इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया, उसमें से कोई 5 स्टूडेंट्स को उन्होंने रैंडमली सिलेक्ट किया, लेकिन कोइंसिडेंटली वो 5 स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ब्रिलियंट थे. या फिर इन द अपोजिट हैंड वो 5 स्टूडेंट्स साइंस में बहुत ज़्यादा वीक थे. तो इन्वेस्टिगेटर उन 5 स्टूडेंट्स के बेसिस पे पूरी क्लास को या तो बहुत अच्छा मान लेगा या फिर बहुत ख़राब मान लेगा इन साइंस. तो ये जो एरर है ये सैम्पलिंग की वजह से जनरेट होती है. और दूसरी जो कैटेगरी आती है वो है नॉन सैम्पलिंग एरर्स. और इसमें सबसे पहली जो एरर है वो है एरर ऑफ मेजरमेंट. यानी कि अगर हम मेजरमेंट करते टाइम जो मिस्टेक्स करते हैं उनकी वजह से, या फिर राउंड अप करने में जो मिस्टेक्स करते हैं उन्हें एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं. सेकेंड इज़ एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स. मतलब ऐसी सिचुएशन जब इन्वेस्टिगेटर कुछ क्वेश्चंस कर रहा है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे हमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं मिल पाती है. थर्ड वन होता है एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन. यानी कि क्वेश्चंस को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया गया. क्वेश्चंस इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्वेश्चंस को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस पर करेक्ट रिस्पॉन्स जो आना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा. अगला होता है एरर ऑफ कैलकुलेशन और अर्थमेटिक एरर्स. ये सिंपली एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एरर्स होती हैं. और जो लास्ट है वो है एरर्स ऑफ सैम्पलिंग बायस. इट occurs when for some reason or the other a part of targeted population cannot be included in the choice of a sample. इसी के साथ हमारा सेंसस एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर फिनिश होता है. अगर आपको किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी हेडिंग में प्रॉब्लम आती है तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू. टिल देन टेक केयर.